डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सिजाद अली शाह। आज हम वीक 5th में क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो टॉपिक है ईयर्स, इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सेंस आर्गन में आई को डिस्कस कर चुके हैं। आई जो कि सेंस आर्गन फॉर लाइट या विज़न है। आज हम ईयर्स डिस्कस करते हैं। ईयर्स बेसिकली सेंस आर्गन फॉर साउंड वाइब्रेशन है। ईयर दो काम करता है, एक तो हियरिंग में मदद देता है और दूसरा हमारी बॉडी की जो बैलेंस इक्विलिब्रियम यानी तवाज़न है उसको मेंटेन रखता है। हमारी जो हियरिंग फ्रीक्वेंसी है ईयर्स की वो 20 हर्ट्ज़ टू 25,000 हर्ट्ज़ है। ये एक नॉर्मल रेंज है जिसको हमारी जो क्या है ईयर्स है उसको रिसीव कर सकते हैं। ये जो एग्जैक्ट रेंज है ये एज के साथ पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। अक्सर जो एजिड लोग होते हैं वो फिर कम या ऊंचा सुनते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रेंज है ये एज के साथ डिस्टर्ब हो सकती है। बेसिकली ईयर्स के जो हैं 3 पार्ट्स हैं। एक है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा है मिडल ईयर एंड थर्ड वन क्या है इनर ईयर। यहाँ पे डायग्राम में स्टूडेंट अगर आप देख सकें, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, सारा का सारा एक्सटर्नल ईयर है। इसके फिर 3 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं पीना, ये जो आप देख रहे हैं। इसके बाद ये जो कैनाल टाइप है, ठीक है, ट्यूब टाइप, इसको हम क्या कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। और इसके बाद ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइपैनम या ईयर ड्रम, इसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, तीनों ये क्या बनाते हैं, हमारा एक्सटर्नल ईयर बनाते हैं, एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स हैं। इसके बाद फिर मिडल ईयर स्टार्ट होता है। मिडल ईयर में 3 स्मॉल बोन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्ट वन मैलियस, उसके बाद सेकंड वन एंकस एंड थर्ड वन क्या है स्टेप। स्टेप जो कि हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, छोटा बोन है। स्टेप फिर किसके साथ मिला होता है, इनर ईयर के साथ। ये सारा का सारा क्या है इनर ईयर है। और इनर ईयर में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं ऑल विंडो। तो स्टेप किसके साथ है, ऑल विंडो के साथ अटैच होता है। ये जो ऑल विंडो है ये मिडल ईयर को और इनर ईयर को यहाँ पे सेपरेट करता है। इनर ईयर में भी 3 पार्ट्स हैं। ये जो ऊपर वाले आप छोटे कैनाल देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके साथ यहाँ पर सेंसरी नर्व्स अटैच होती है। यहाँ पर ये जो एक्सटेंडिंग पार्ट है नीचे, ठीक है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे है इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के साथ भी नर्व्स क्या होती है अटैच होती है। यहाँ पर ये जो थर्ड वन इनर पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं कॉइल, कोक्लिया। ये कॉइल्ड होता है, ठीक है। इसमें फिर 3 कॉइल्ड क्या होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनके अंदर फ्लूइड होता है और सेंसिटिव सेल्स होते हैं। यहाँ पर ये नर्व्स हैं, ठीक है, जिसको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं, ठीक है, जो कि फिर क्या आते हैं ब्रेन तक पहुंची होती है, ब्रेन के साथ मिली होती है, इम्पल्सिस को वहाँ पे लेके जाती हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं राउंड विंडो, इसका भी अपना फंक्शन है। यहाँ पर ये जो आपको एक ट्यूब दिखाई दे इसको हम क्या कहते हैं स्टिचियन ट्यूब, ठीक है, इसका भी अपना रोल है। तो ये क्या हो गए, ये सारे के सारे ईयर्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली ईयर्स को हम क्या करते हैं एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर में डिवाइड करते हैं। अभी हम इन तमाम पार्ट्स के क्या करेंगे, जो फंक्शन है इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पीना की तरफ। पीना जो कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। ये क्या है कार्टिलेजिनस पार्ट है, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या है, इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। मतलब है ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और उसको डायरेक्ट करते हैं कहाँ पे लेके आता है, ऑडिटरी कैनाल की तरफ आते हैं। ऑडिटरी कैनाल जो है इसमें दरअसल यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं जिससे क्या निकलते हैं वैक्स सिक्रीट होते हैं। और दूसरा यहाँ पर इसमें हेयर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर जो वैक्स है
और हेयर्स हैं, इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि ये जो क्या है मिडल ईयर है या इनर ईयर है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें इंसेक्ट, जर्म और डस्ट को आने से रोकते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डेम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। ये जो वैक्स है ये क्या करते हैं, एक तो ऑडिटरी कैनाल का जो टेम्परेचर है और डेम्पनेस है, नमी है, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। इसके बाद ऑडिटरी कैनाल के बाद क्या आता है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पेनम या एयर ड्रम। एयर ड्रम जिसको हम क्या कहते हैं, कान का पर्दा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो एयर ड्रम है ये दरअसल क्या करता है, एक्सटर्नल ईयर को और यहाँ पर मिडल ईयर को आपस में सेपरेट करता है। एयर ड्रम साउंड वाइब्रेशन जहाँ आप यहाँ पर रिसीव होती है, जो टाइपेनम होता है, एयर ड्रम होता है, ये फिर क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और उसके बाद वाइब्रेशन कहाँ पे आती है, मिडल ईयर में इन बोन्स को आती है। और फर्स्ट सवाल कौन रिसीव करता है, मेलियस, क्योंकि मेलियस जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर एयर ड्रम के साथ अटैच होता है। मेलियस से फिर वाइब्रेशन कहाँ पे आती है, एंकस में आती है, ठीक है, जो कि सेकंड वन क्या है, स्मॉल बोन्स है। और उसके बाद वाइब्रेशन फिर कहाँ पे आती है, स्टेप्स में आती है, ठीक है। और स्टेप्स जब वाइब्रेट करता है उसके बाद वाइब्रेशन फिर कहाँ पे आती है, ऑल विंडो के रास्ते इनर ईयर में, ठीक है। और इनर ईयर में आने के बाद वाइब्रेशन, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड्स में मुंतकिल होती है। उसके बाद फ्लूइड में मूवमेंट्स होती हैं, फ्लूइड जब मूवमेंट्स करता है तो उसके बाद जो इनर सबसे मिडल क्या है, इसमें काइल ट्यूब है, ठीक है, उसमें जो सेल्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर सेल, वो क्या हो जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये साउंड वाइब्रेशन वो रिसीव कर लेते हैं। और उसके बाद फिर ये जो क्या है साउंड वाइब्रेशन है, ठीक है, इसको फिर कहाँ पे लाते हैं, नर्व, ठीक है, जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, वो उसको रिसीव करते हैं। और उसके बाद वाइब्रेशन कहाँ पे जाती है, ब्रेन, और फिर ब्रेन क्या करते हैं, फिर उस साउंड को, वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं, यूस्टेचियन ट्यूब। ये यूस्टेचियन ट्यूब जो है ये दरअसल क्या करती है, मिडल ईयर को किसके साथ मिलाती है, नेज़ल कैविटीज़ के साथ। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि एयर ड्रम के बाहर और अंदर साइड पे जो क्या है एयर प्रेशर है, इसको क्या करते हैं, रेगुलेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, रेगुलेट। ये खुदा न खास्ता अगर किसी साइड से भी एयर प्रेशर बढ़ जाए तो ये जो एयर ड्रम है इसके फटने का ख़तरा है और उसकी वजह से फिर हमें डेफनेस हो सकती है या होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राउंड विंडो, ठीक है, तो राउंड विंडो का भी बेसिकली क्या है कि वाइब्रेशन जब इनर ईयर में क्या करती है, वहाँ पर ये मूव करती है वाइब्रेशंस, ठीक है। तो उसके बाद ये वाइब्रेशंस जब रिसेप्टर सेल इसको रिसीव करके, ठीक है, इम्पल्स की सूरत में कहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पे नर्व को, और नर्व फिर उसको ब्रेन की तरफ। तो ये जो वाइब्रेशन में आखिर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, इस राउंड विंडो में। राउंड विंडो जब ये वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेता है इसके बाद ये बल्ज हो जाता है मिडल ईयर की तरफ, ठीक है। और इस तरह ये जो वाइब्रेशंस होती है इनर ईयर्स की, वो यहाँ पर इसमें राउंड विंडो में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद हम इनर ईयर की तरफ आते हैं। तो इनर ईयर में एक तो क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, वेस्टिब्यूल है और क्या है, कॉक्लिया है। दरअसल ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है और वेस्टिब्यूल है, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के जो क्या है बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या होते हैं, यहाँ पर सेंसरी नर्व्स अटैच होती हैं जो कि क्या करती हैं, डिटेक्ट एनी मूवमेंट्स ऑफ हेड। मतलब है हमारी जो हेड है, जब हम क्या होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हमारी हेड की जो क्या होती है मूवमेंट्स होती हैं, उसको कौन डिटेक्ट करता है, यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो इसमें नर्व्स होती हैं। और इसके बाद ये जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल क्या करता है, वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। मतलब ये बॉडी के तवाज़न में जो क्या होती है, पोस्चर में जो क्या होती है चेंजेस आती है मूवमेंट्स के दौरान, ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। तो इन दोनों का काम क्या है कि जो क्या है बॉडी की बैलेंस है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम है, उसको डिटेक्ट करके उनको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है। और कॉक्लिया का मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या होते हैं, कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक इसमें क्या होते हैं, 3 होते हैं। इसमें जो सबसे क्या है मिडल
है ट्यूब है उसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो वहाँ या वाइब्रेशन जब यहाँ पर ओवल विंडो के रास्ते यहाँ पर मुंतकिल होती है इनर ईयर में, तो ये वाइब्रेशन कहाँ पे आती है, फ्लूइड्स में आती है। और फ्लूइड जब मूव करता है तो उसके बाद ये वाइब्रेशंस कहाँ पे आती है, ये रिसेप्टर सेल्स उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और उसके बाद वहाँ से फिर ऑडिटरी नर्व्स, और ऑडिटरी नर्व्स फिर उसको ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। तो इस तरह अगर हम डायरेक्शन देखें साउंड वाइब्रेशंस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिन है इसको कलेक्ट करता है, उसको डायरेक्ट करता है कहाँ पर, ऑडिटरी केनाल की तरफ। ऑडिटरी केनाल से फिर वाइब्रेशन कहाँ पे, एयर ड्रम, वो वाइब्रेट करता है। उसके बाद वाइब्रेशंस कहाँ पे आ जाती है, मेलियस, फिर इंकस, फिर स्टेप्स, और स्टेप से फिर ऑल विंडो, और ऑल विंडो के रास्ते फिर इनर ईयर से फिर फ्लूइड में, और फ्लूइड से फिर रिसेप्टर सेल्स में, रिसेप्टर सेल से फिर क्या आती है, ऑडिटरी नर्व्स, और ऑडिटरी नर्व से फिर ब्रेन, और फिर ब्रेन क्या करते हैं, उस साउंड वाइब्रेशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करता है, और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी बुक में ये थंडरस्टॉर्म का बताया है, आसमानी बिजली जब चमकती है, तो इसमें आपको बताया गया है कि ये क्यों चमकती है, और इस दौरान क्यों ये लाइटिंग और ये जो क्या है साउंड है, ठीक है, ज़ोरदार जो आवाज़ होती है, ये क्यों प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, जब भी ये हवा आंधी चलती है तो एयर में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स उस एयर की वजह से, उसकी मूवमेंट की वजह से वो क्या करते हैं, तेज़ी के साथ मूव करते हैं, आपस में टकराते हैं, और टकराने से क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। चार्जेस के प्रोड्यूसिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पर लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लाइटिंग की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। ठीक है, और ये प्रेशर और टेम्परेचर अचानक जब बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, एयर क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, उसमें एक्सपेंशन आती है, और इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, थंडर। ठीक है, तो इस थंडर में क्या होता है, थंडर वैसे लाउड डीप साउंड को कहते हैं। तो उस दौरान आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि इसमें क्या होती है, लाइटिंग हमें पहले दिखाई देती है, और उसमें जो क्या होता है, थंडर की आवाज़ होती है। ठीक है, रोर साउंड, डीप साउंड होती है। ठीक है, ज़ोरदार जो एक आवाज़ होती है वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो इसमें क्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लाइट की जो क्या है स्पीड है वो तेज़ है, और साउंड की जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है। तो इसलिए हमें क्या होते हैं, थंडरस्टॉर्म में लाइटिंग पहले दिखाई देती है, और जो आवाज़ होती है वो बाद में सुनाई देती है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फीडबैक मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ आते हैं, जिसको हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से हम पढ़ चुके हैं कि हार्मोन सीक्रेट होती है हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ किस्म के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स की सीक्रेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये हमारी बॉडी में मुस्तकिल नहीं होती, हर वक्त नहीं होती, बल्कि ये जो सीक्रेशन है हमारी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक, नीड के मुताबिक ही होती है, और इतनी ही मतलब रिलीज़ होती है जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये जो हार्मोन्स की सीक्रेशन का क्या है, चेक करना है, उसको कंट्रोल करना है, ये एक प्रोसेस से होता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म। तो फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस हैं, और स्पेशली जो हार्मोन्स की सीक्रेशन है ग्लैंड्स की, ठीक है, ये क्या होते हैं, रेगुलेट होती है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म। तो आप देख सकते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज़्म में एक प्रोसेस जिसका एक आउटपुट होता है, तो वो जो आउटपुट है उस प्रोसेस का, उसी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म। इसको आप आगे समझेंगे। फीडबैक मैकेनिज़्म आर ऑफ टू टाइप्स। फीडबैक मैकेनिज़्म दरअसल क्या है, टू टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। दरअसल ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, इसमें आप देख सकते हैं, इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म द आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द प्रोसेस।
मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि उस प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो उस प्रोसेस को कम भी करता है या इनहिबिट भी करता है। दिस मैकेनिज्म वर्क्स टू रिटर्न आ कंडीशन टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू, और उस प्रोसेस को नॉर्मल क्या करते हैं, रेंज की तरफ, कंडीशन की तरफ लेके आता है। फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। तो देखिए ना डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर जो है एक ख़ास नॉर्मल कंसंट्रेशन में रहता है। ये अक्सर बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो देखिए ना, ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो कि एक नॉर्मल रेंज में होता है, ये जब भी बढ़ने लगता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि एक्सेसिव शुगर जो होती है ब्लड में उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और फिर उसके बाद लीवर में स्टोर कराता है। तो मतलब है इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि इट कन्वर्ट एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो जो ही ये ग्लूकोज हमारी ब्लड में क्या होता है, नॉर्मल रेंज से बढ़ने लगता है, तो फिर क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। और ग्लूकागोन जो कि दूसरा हार्मोन है, ये भी पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, लेकिन ये उलट काम करता है। ये क्या करता है कि लीवर में जो स्टोर क्या होता है, ग्लाइकोजन्स होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को फिर कहाँ पे, ब्लड में लेके आता है। ठीक है, तो जो ही क्या होती है, ये नॉर्मल ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, तो फिर इंसुलिन सीक्रेट होती है, और ग्लूकागोन क्या होती है, उनकी जो सीक्रेशन है इनहिबिट होती है, वो रुकती है। इन दोनों प्रोसेस से क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल फिर हमारे ब्लड में नॉर्मल रेंज पे आ जाता है। इसके बाद फिर ये जो ही कम होना शुरू करता है, तो फिर क्या होता है, सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन। फिर ग्लूकागोन पैंक्रियास से सीक्रेट होती है, या पैंक्रियास ग्लूकागोन सीक्रेट करता है। और ग्लूकागोन मैंने आपको बता दिया है कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये लीवर में जो स्टोर ग्लाइकोजन होती है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और ब्लड में लेके आता है। तो इस तरह क्या होती है, सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागोन होती है एंड इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन होती है। और साथ में क्या होती है कि इंसुलिन की जो सीक्रेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाती है। इन दोनों प्रोसेस से फिर क्या होता है कि जो क्या है, ग्लूकोज लेवल है वो फिर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ब्लड में, इसमें जो चेंजेस है ये एक आउटपुट का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, ये जो मुख्तलिफ दो किस्म के हार्मोन्स है, इंसुलिन और ग्लूकागोन, इनकी सीक्रेशन और इनहिबिशन को रेगुलेट कर रहा है। ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि इंसुलिन सीक्रेट हो और ग्लूकागोन इनहिबिट हो, और इस तरह ज़रूरत के मुताबिक क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकागोन सीक्रेट हो और इंसुलिन क्या हो, इनहिबिट हो। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस का आउटपुट है ये उसी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर उसमें क्या कर रहे हैं, डिक्रीज या इनहिबिशन लेके आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चेंजिंग रिजल्टिंग फ्रॉम ए प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस। मतलब है कि जो प्रोसेस में चेंजेस आते हैं वही उस प्रोसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल सक्लिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट। मतलब ये जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, जो माँ से दूध पीता है, सक्लिंग करता है, तो उस दौरान क्या करता है कि वो जो ही सक्लिंग करता है तो उस दौरान मदर के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो हार्मोन्स फिर क्या करते हैं,
उनके मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं। तो जो चीज़ सकनिंग होती है वो तेज़ होती है, उतनी ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होती है, और जितनी हार्मोन्स प्रोड्यूस होती है उतनी ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है, और इस तरह बच्चे को ज़्यादा दूध मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें डिसऑर्डर ऑफ नर्व सिस्टम। डिसऑर्डर मतलब है एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, ऑफ नर्व सिस्टम। तो डिसऑर्डर ऑफ नर्व सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स, दैट इज वस्कुलर डिसऑर्डर एंड फंक्शनल डिसऑर्डर। मतलब यहाँ पर नर्व सिस्टम में जो डिसऑर्डर है उसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं वस्कुलर डिसऑर्डर, दूसरे क्या है फंक्शनल डिसऑर्डर। अब वस्कुलर डिसऑर्डर क्या है? Vascular disorder are due to any disturbance in the blood supply to nerve system. For example, paralysis. Vascular disorder में क्या होता है कि नर्व सिस्टम में किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई में जब डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वस्कुलर डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल पैरालिसिस जिस तरह फालिज में होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो क्या है नर्व सिस्टम में टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से क्या होती है, कम होती है, ठीक है, तो इसी वजह से ये डिसऑर्डर आते हैं। और इसके बाद सेकंड है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द नर्व इम्पल्सिस जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल एपिलिप्सी। एपिलिप्सी जिसको हम मिर्गी कहते हैं। तो फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो नॉर्मल इम्पल्सिस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द नर्व इम्पल्सिस जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। नॉर्मल रेंज से कुछ ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पल्सिस जो होते हैं जनरेट होते हैं या उसकी ट्रांसमिशन होती है, जिसमें क्या है एपिलिप्सी, हम इसको मिर्गी कहते हैं। तो ये दोनों अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पैरालिसिस में दरअसल क्या होते हैं, पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर मसल ग्रुप। मतलब है हमारे जो क्या होते हैं मसल ग्रुप्स होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, वो अपना फंक्शन छोड़ देते हैं, जिस तरह फालिज में होता है। कभी इसमें हमारा पूरा एक बॉडी साइड भी क्या हो जाता है, काम छोड़ जाता है, और कभी हमारे सिर्फ पैर इसमें होते हैं या फिर हाथ होते हैं। इट इज़ मोस्ट ऑफन काज बाय डैमेज टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में कोई डैमेज आता है। द डैमेज मे बी ड्यू टू स्ट्रोक। स्ट्रोक की वजह से डैमेज होता है। स्ट्रोक किसे कहते हैं, रप्चर्स इन द ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। या ब्लड क्लटिंग। ब्लड क्लटिंग मीन्स खून जम जाता है इन दिस ब्लड वेसल, ठीक है, वो जो ब्लड वेसल होते हैं ब्लड क्लटिंग, खून जम जाता है। आर पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस। या जिस तरह पोलियो वायरस में क्या होता है, पॉइजन प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या उनके पैरालिसिस के कॉजेज हैं। तो इसमें है पेशेंट में है वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हर बॉडी। या तो यह होता है कि जो पैरालिसिस होती है ये वीक होती है, ठीक है, आर पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे साइड में भी होती है, ठीक है, वीक। देयर में बी आल्सो पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिस्ट, या मतलब लोअर एक्सट्रीमिस्ट जिसमें हमारे पैर आते हैं सिर्फ, उसमें पैरालिसिस होती है। आर इन ऑल फोर लिम्स। फोर लिम्स मतलब हमारे जो क्या है इसमें हाथ भी हो सकते हैं और पैर भी हो सकते हैं, ठीक है। लिम्स किसे कहते हैं, हमारे जो क्या है हाथ पैर हैं, तो इसमें फोर लिम्स हमारे हाथ हैं और हाइंड लिम्स हमारे पैर हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है अटैक है ये मुख्तलिफ पार्ट्स पे हो सकता है। और इसके बाद है फंक्शनल डिसऑर्डर, जिसमें मैंने आपको बताया कि नर्व इम्पल्सिस जो जनरेट होती है वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या बढ़ सकती है। तो एपिलिप्सी इज अ नर्व डिसऑर्डर इन विच देयर इज एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्जेस ऑफ नर्व इम्पल्सिस इन ब्रेन। मतलब नर्व इम्पल्सिस क्या हो जाती है, एक्सेसिव या एबनॉर्मल हो जाती है। इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट। सीजर्स वैसे किसे कहते हैं, सडन अनकंट्रोल अटैक, या मतलब इसमें झटके आते हैं, ठीक है, तो मिर्गी में ये होते हैं। A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by the convulsions। मतलब नॉर्मली होते हैं और उसके बाद हम नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो मार्क्ड बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन किसे कहते हैं, अ सडन अनकंट्रोल एंड वायलेंट बॉडी मूवमेंट्स। मतलब इसमें क्या होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स हमारे क्या होते हैं वायलेंटली मूव करते हैं और सडनली मूव करते हैं।
इन यंगर पीपल एपिलिप्सी में बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज, यंगर पीपल में वो जेनेटिक या डेवलपमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं। इन पीपल और 40 ईयर्स ब्रेन ट्यूमर जो हमारे क्या होते हैं, दिमाग में रसूलियाँ बनती हैं, ठीक है, या ब्रेन, हम उसको दिमाग की रसूली भी कहते हैं, आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलिप्सी, तो उसकी ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी क्या एपिलिप्सी हो सकती है। या हेड ट्रॉमा मतलब है कोई भी इमोशनल शॉक, ठीक है, किसी को ज़िंदगी में मिले, सदमा मिले। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन इन्फेक्शन में काज एपिलिप्सी एट एनी एज। तो ये तमाम वजूहात क्या है एपिलिप्सी का वजह है।